गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपने ने स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम के बारे में पढ़ा। आज अपना जो टॉपिक है उसके बाद का डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम इन साइलोटम। साइलोटम में बीजाणुधनी का विकास, कि साइलोटम में बीजाणुधनी का विकास किस प्रकार से होता है उसके बारे में अपन आज डिस्कस करते हैं। तो साइलोटम में स्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट है वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। किस प्रकार का? यू स्पोरेंजिएट टाइप। यू स्पोरेंजिएट टाइप का, इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस या सतह की एक से अधिक कोशिकाएं स्पोरेंजियम विकास में भाग लेती है। यदि एक सिंगल कोशिका स्पोरेंजियम डेवलपमेंट में भाग लेती तो उसे लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट कहते। लेकिन इसमें सतह की एक से अधिक कोशिकाएं जो है वो स्पोरेंजियम डेवलपमेंट में भाग लेती है, इसलिए इस प्रकार के विकास को क्या कहते हैं? यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट कहा जाता है। बोवर के अनुसार, बोवर 1935, बोवर के अनुसार स्पोरेंजियम का विकास जो होता है साइलोटम के अंदर, ये द्विपालित उपांग जो होते हैं इस तरह के, ये लीफ लाइक अपेंडेजेज होती हैं, द्विपालित उपांग, इसके ऊपर एक छोटे वृंत के रूप में एक स्पोरेंजियम डेवलप होती हैं। और इसमें जो ये द्विपालित उपांग है, इस उपांग के पास जो इसकी अभ्यक्ष सतह पर यानी डोर्सल सरफेस पर स्टेम की जो एपिडर्मिस है उसमें आउटग्रोथ विकसित होती है। स्टेम की जो एपिडर्मिस होती है, ये मान लीजिए स्टेम है, इसकी ये जो एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस में यहाँ से जैसे ये आउटग्रोथ विकसित हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए लीफ अपेंडेजेज है, और ये लीफ अपेंडेजेज के यहाँ पे ये अभ्यक्ष सरफेस या डोर्सल सरफेस है, इसके कक्ष से यहाँ से एक अतिवर्धी उत्पन्न होती है, और ये अतिवर्धी विकसित होकर किसमें परिवर्तित हो जाती है? स्पोरेंजियम के अंदर परिवर्तित हो जाती है। लेकिन बोवर के बाद बियरहोस्ट जो साइंटिस्ट है, बियरहोस्ट 1956, इनके अनुसार एक छोटे वृंत के रूप में पहले किसका निर्माण हो जाता है? स्पोरेंजियम का विकास हो जाता है। उसके बाद में ये उपांग विकसित होते हैं, उसके जो वेंट्रल सरफेस से उपांग विकसित होते हैं, और यहाँ जो ये आउटग्रोथ उत्पन्न होती हैं, अतिवर्धी उत्पन्न होती हैं, ये अतिवर्धी आगे चलकर फर्टाइल जो है सेल के रूप में विकसित होती हैं, या फर्टाइल आउटग्रोथ के रूप में फर्टाइल आउटग्रोथ के रूप में विकसित होती हैं, जो कि
फिर वृद्धि करके किस में परिवर्तित हो जाती हैं, ये स्पोरेंजियम में विकसित हो जाती है। इसमें एपिडर्मिस की 3 अलग अलग कोशिकाएं ये विभाजित होकर 3 क्या बनाती हैं, स्पोरेंजियम बनाती हैं। सॉरी, एक स्पोरेंजियम के 3 चैम्बर बनाती हैं। तो इसमें एपिडर्मिस की सतह से एक से अधिक जो है इसमें कोशिकाएं स्पोरेंजियम डेवलपमेंट में भाग लेती हैं। जैसे ये एक एपिडर्मल सरफेस है और यहाँ से ये इस प्रकार की आउटग्रोथ विकसित होती है। तो ये जो आउटग्रोथ विकसित हो रही है, इसमें ये 3 अलग अलग कोशिकाएं यहाँ पे इसके डेवलपमेंट में एपिडर्मल कोशिकाएं हैं, वो बीजाणुधानी विकास में भाग लेती हैं। प्रत्येक बीजाणुधानी की कोशिका जो है ये बीजाणुधानी प्रारंभिका कहलाती है। बीजाणुधानी प्रारंभिका यानी स्पोरेंजियल इनिशियल। प्रत्येक सेल जो है वो स्पोरेंजियल इनिशियल के रूप में कार्य करती है और इस स्पोरेंजियल इनिशियल के अंदर एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन के कारण क्या होता है, ये स्पोरेंजियम का विकास हो जाता है। अब इसमें 2 कोशिकाएं बनती है। सबसे पहले पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन के कारण कोशिका में जैसे ही परिणत विभाजन होता है तो 2 सेल बन जाती हैं, एक आउटर सेल बनती है और एक इनर सेल बनती है। तो आउटर सेल तो क्या बनाएगी, वो जैकेट इनिशियल के रूप में कार्य करेगी और इनर सेल जो है वो स्पोरेंजियल सेल के रूप में कार्य करेगी। अब आउटर सेल में फिर से एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, जिसके कारण ये 3 से 4 स्तरीय या 4 से 5 स्तरीय स्तरीय स्पोरेंजियल वॉल या बीजाणु भित्ति का निर्माण कर देती है। कौन सी, आउटर सेल जो है। अब बात करें इनर सेल की, तो इनर सेल जो है इसमें पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन या अनियमित रूप से लगातार विभाजन द्वारा एक कोशिकाओं का समूह बन जाता है। यहाँ पे सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है जिसको अपन क्या कहते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू, बीजाणुजन उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणुजन उत्तक। और इस बीजाणुजन उत्तक की कुछ कोशिकाएं जो है वो समूह के रूप में एकत्रित होकर एक ग्रुप बना देती है सेल्स का, और शेष बीजाणुजन उत्तक की शेष कोशिकाएं जो है वो नष्ट हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। और ये डीजनरेट होकर किसके रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, प्लाज्मोडियल मॉस के रूप में। जीव द्रव्य संहति के रूप में ये जो है एक द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती है और ये प्लाज्मोडियल मॉस जो है विकसित हो रहे बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करेगी। और शेष जो बीजाणुजन उत्तक की कोशिकाएं हैं उनके अंदर फिर से विभाजन होगा और वो विभाजित होकर क्या बनाएगी, स्पोर मदर सेल बनाएगी। और स्पोर मदर सेल के अंदर फिर से विभाजन द्वारा स्पोर टेट्राड बनेंगे, स्पोर टेट्राड। और स्पोर टेट्राड किस में परिवर्तित हो जाएंगे, स्पोर्स के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे। और इसका स्पोर्स जो है वो ये अपने किडनी शेप्ड होता है या सेम के बीज के समान इसकी संरचना होती है। तो ये अपने इसका बीजाणुधानी के विकास के बारे में अपने ने बात की। अब अपने जो है इसके डायग्राम के बारे में देखते हैं कि डायग्राम किस प्रकार से अपने को दिखाई देता है।
देखिए इसमें सबसे पहले अपन बनाते हैं कि ये प्लांट की एपिडर्मिस हो गई, और अपने ने बात क्या की कि इस एपिडर्मिस पे आउटग्रोथ उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे किसी जगह पे अपन यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये इस तरह की आउटग्रोथ अपन बना देते हैं, और ये आउटग्रोथ उत्पन्न हो गई। इस आउटग्रोथ की जो ये मान लीजिए 3 जो कोशिकाएं अलग अलग है, ये 3 कोशिकाएं जो एपिडर्मल की जो 3 अलग अलग कोशिकाएं हैं, ये तीनों अलग अलग अपने क्षेत्र के रूप में कार्य करेगी। एक ये एपिकल सेल ऑफ स्पोरेंजियम, और ये स्पोरेंजियल इनिशियल, और ये भी स्पोरेंजियल इनिशियल, और ये क्या हो जाएगी एपिडर्मिस ऑफ स्टेम। स्टेम की ये एपिडर्मिस हो जाएगी। तो स्टेम की जो सरफेस सेल है, उस सरफेस सेल की आउटग्रोथ होने के बाद में एक से अधिक कोशिकाएं जो है वो स्पोरेंजियम में भाग लेती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट डायग्राम और बना के देखते हैं कि उसमें ये तो एपिडर्मिस हो गई, और ये इसकी आउटग्रोथ जो है, और यहाँ पे ये आउटग्रोथ लीफ लाइक अपेंडेजेस के रूप में विकसित हो जाती हैं। तो अपन इसको तो अपन क्या बना देंगे, लीफ लाइक अपेंडेजेस, या इसको अपन लीफ भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर जो ये सेल्स विभाजित हुई थी, वो इस तरह से ये विभाजित होकर ये ऐसे ग्रुप बना देती है। और ये एपिडर्मिस है ही। और यहाँ पे ये जो सेल्स है, ये तो एपिकल सेल हो गई, और ये आउटर सेल, और ये इनर सेल। इसी तरह से ये आउटर सेल, और ये इनर सेल, और ये लीफ अपेंडेजेस, लीफ अपेंडेजेस। तो ये इस तरह से इसमें ये विकसित हो गई। अब जो है इन तीनों कोनों पे यहाँ पे अलग अलग स्पोरेंजियम का निर्माण होगा, जो स्पोर सैक जिसको बोलते हैं। यहाँ पे एक स्पोर सैक बन जाएगा, यहाँ पे एक स्पोर सैक बन जाएगा, यहाँ पे एक स्पोर सैक बन जाएगा, और इसके अंदर ये जो है वो स्टाक कहलाता है। और इस स्टाक के यहाँ से वेस्कुलर सिस्टम भी यहाँ पे उपस्थित होता है।
ये जो है ये वेस्कुलर बंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल हो जाए। इसके बाद में अपन अलग अलग स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो देखें कि इसमें अपन इस एक क्षेत्र की एक संरचना के बारे में अपन देखें तो ये संरचना अपने को इस तरह से दिखाई देती है और बीच में ये इस तरह की जो स्पोर सेक बन जाएगा। ये इसकी सबसे बीजाणु भित्ति की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती हैं वो एपिडर्मिस कहलाती हैं, क्योंकि ये 3 से 4 स्तरीय परत के रूप में जो यहाँ पे ये आउटर सेल है, ये आउटर सेल बारंबार विभाजित होकर किसका निर्माण करती हैं? स्पोरेंजियल वॉल के रूप में कार्य करती है। और ये जो है वो स्पोर इनिशियल के रूप में कार्य करती है, स्पोरेंजियल इनिशियल के रूप में कार्य करती हैं। तो स्पोरेंजियल इनिशियल की कोशिकाएं ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल के रूप में कार्य करती हैं। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है ये किस में परिवर्तित हो जाएगी? स्पोरेंजियल इनिशियल से ये स्पोरोजिनस टिश्यू के रूप में बदल जाएगी, बारंबार विभाजित होकर स्पोरोजिनस टिश्यू बना देगी। और स्पोरोजिनस टिश्यू की कुछ कोशिकाएं तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी जो कि विकसित हो रहे बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करेगी, और कुछ कोशिकाएं जो है स्पोर मदर सेल में परिवर्तित हो जाएगी। और स्पोर मदर सेल में विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बन जाएगा? स्पोर टेट्राड बन जाएगा, और स्पोर टेट्राड जो है स्पोर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसमें अपने ये जो है इस तरह की संरचना, इसके अंदर ये अपन इसकी सारी सेल्स को बना देते हैं। और इसके बीच में जो है यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? स्पोरोजिनस टिश्यू बन जाएगा। स्पोरोजिनस टिश्यू में यहाँ पे ये सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है। सेल्स के इस ग्रुप को क्या कहते हैं? ये स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये जो कोशिकाएं हैं ये प्लाज्मोडियल मास, प्लाज्मोडियल मास के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगी। सारी की सारी सेल्स जो है ये तरल द्रव के रूप में यहाँ पे उपस्थित रहेगी। ये जो तरल द्रव है ये इन विकसित हो रहे बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करेगी। अब अगर अपने इसकी संरचना को आगे देखें तो इसके अंदर यही इसी तरह की संरचना जो है ये बन जाएगी, ये बीच में ऐसे ही। और यहाँ पे जो सेल बनेगी वो कैसी बनेगी? ये स्पोर मदर सेल और ये स्पोर मदर सेल जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्पोर टेट्राड के अंदर आगे चलकर स्पोर टेट्राड में ये परिवर्तित हो जाएगी। तो अब अपने इसके जो स्पोरेंजियम है, मैच्योर स्पोरेंजियम, उसका डायग्राम बना के देखें
तो देखिए किस प्रकार से दिखाई देता है कि ये तो एपिडर्मल सेल हो गई और ये इसका स्टाक या व्रंत हो गया, और इसकी जो है 3 कोशिकाएं ये इस तरह से इसकी संरचना बना देती है। और इसके अंदर यहाँ पे ये एक स्पोर सेक, दूसरा स्पोर सेक और ये तीसरा स्पोर सेक, इस तरह से 3 स्पोर सेक बन जाएंगे। और इसके यहाँ से आधार से यहाँ से ये लीफ लाइक अपेंडेजेस विकसित होती हैं, और इसके अंदर ये जो आउटर मोस्ट लेयर है वो मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं के द्वारा विकसित होती हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ये एपिडर्मिस हो गई, और इसके बाद में ये जो है इस तरह से ये, अब इसके अंदर ये स्पोर मदर सेल हो जाएगी। स्पोर मदर सेल के बाद में इसमें विभाजन होगा तो ये स्पोर टेट्राड के रूप में हो जाएगी, और स्पोर टेट्राड फिर ये छोटे छोटे असंख्य स्पोर्स में बदल जाएंगे। तो इसका, हालांकि ये सभी क्रिया जो है एक ही स्पोर सेक के अंदर होती है, मैंने इसको अलग अलग दिखाया कि यहाँ पे ये स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल में जो पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा ये स्पोर टेट्राड बन जाएंगे, स्पोर टेट्राड स्पोर में परिवर्तित हो जाएंगे। तो मैंने ये अलग अलग आपको दर्शा के बताया है। और इसके यहाँ पे ये क्या उपस्थित होता है, ये वेस्कुलर बंडल उपस्थित होता है, जो इसके ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ऑफ स्पोरेंजियम, और ये स्पोर सेक, स्पोर टेट्राड, ये स्पोर मदर सेल, और ये स्पोर्स लीफ अपेंडेज, और ये वेस्कुलर बंडल, और ये स्टाक, और ये क्या हो जाएगी, स्पोरेंजियम। तो इस तरह से साइलोटम के अंदर स्पोरेंजियम का विकास हो जाएगा। इस स्पोरेंजियम के अंदर ये जो स्पोर्स हैं वो स्पोर्स जो है ये सेम के बीज के आकार की संरचना में या किडनी शेप आकृति के अंदर उपस्थित होते हैं। इसके चारों ओर एक स्पोर वॉल प्रेजेंट होता है, इसको क्या कहते हैं, स्पोर वॉल। और यहाँ पे सेंटर में इसके एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है, और ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म उपस्थित है। तो ये तो हो गया न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, और ये स्ट्रक्चर ऑफ साइलोटम स्पोर। साइलोटम में बीजाणु का
ये बीजाणु की संरचना हो गई। तो आज अपने ने साइलोटम में स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया कि किस तरह से साइलोटम में स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले जो एपिडर्मिस की, जो स्टेम की एपिडर्मिस है, स्टेम की एपिडर्मिस, तो अपने इसको वैसे भी लिख सकते हैं। देखिए एनी 3 सेल ऑफ एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, कोई 3 कोशिकाएं जो है वो एपिडर्मिस की कोई 3 कोशिकाएं अलग अलग जो है वो विभाजन शुरू करेगी, जिसके कारण क्या बनेगा, एक तो स्पोरेंजियम इनिशियल सेल, जिसको अपन क्या कहते हैं, इनर सेल, और एक बनेगी ये स्पोरेंजियल वॉल सेल, जिसको अपन क्या कहेंगे, आउटर सेल। अब इसमें आउटर सेल तो क्या बनाएगी, स्पोरेंजियल वॉल बनाएगी, और ये इनर सेल जो है ये इसमें भी क्या होगा, एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। इसी तरह से इसमें भी एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, जिसके कारण क्या बन जाएगा, ये स्पोरेंजियल इनिशियल सेल जो है ये स्पोरोजीनस टिश्यू बना देगी। अब स्पोरोजीनस टिश्यू की सम सेल्स ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू इज डीजनरेट, यानी नष्ट हो जाएगी, और सम सेल्स ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू इज कन्वर्ट इनटू स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल में क्या हो जाएगा, डिवीजन, और डिवीजन के द्वारा क्या बन जाएगा, ये स्पोर टेट्राड बन जाएगा, और स्पोर टेट्राड किस में परिवर्तित हो जाएगा, स्पोर के अंदर। तो इस तरह से ये इसका पूरा का पूरा स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो आज अपने डिस्कस किया साइलोटम में स्पोरेंजियम डेवलपमेंट के बारे में। आगे अपन जो है नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।